Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I welcome you all to lecture number 29 of Project Management Software Applications. The course code for this subject is PRM 705. Students, let's have a recap of what we studied in our last lecture. Our last lecture included these topics. The first thing which we discussed was about the printing. We saw that how we can print our project plan in two different manners. जो पहली चीज़ हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि हम लोग अगर हमारे बहुत सारे कॉलम्स हैं और जब हम प्रिंट देते हैं तो हमारे पेज पे सारे के सारे कॉलम्स प्रिंट हो गए आ जाते हैं, तो इसको हम किस तरीके से जो है ख़त्म कर सकते हैं. तो हमने कहा था कि जो हमारी डिवाइड लाइन है, जो हमारा सेपरेटर है ऑन लेफ्ट और राइट हाफ को जो सेपरेट कर रहा है, उस सेपरेटर को यूज़ करते हुए हम लोग जितने कॉलम्स शो हो रहे हों स्क्रीन पे ओनली वो ही प्रिंट कर सकते हैं. और ये आप कैसे करते हैं, इसको करने का तरीका जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि हमारे पास ऑल कॉलम्स का एक चेक बॉक्स था जब हम पेज सेटअप के ऑप्शन में जाते थे. पेज सेटअप में जाके ऑप्शंस में जाके आपके पास प्रिंट ऑल कॉलम्स का एक ऑप्शन था. हमने उसे अनचेक कर दिया कि हम नहीं चाहते कि सारे के सारे कॉलम्स प्रिंट हों. जैसे हमने उसको चेक किया तो उसके बाद हुआ क्या कि हमारे पास अब जो प्रिंटिंग थी वो डिवाइड लाइन के हिसाब से होना शुरू होगी. स्टूडेंट्स, जो दूसरी चीज़ हमने देखी वो ये थी कि अगर हमारा प्रोजेक्ट प्लान बहुत लंबा है, लाइक 3 years 4 years 5 years का, तो आप किसी एक स्पेसिफिक इंटरवल का प्लान भी प्रिंट कर सकते हैं. सो आपने जस्ट स्टार्ट डेट देनी होती है और एंड डेट देनी होती है, वो उस इंटरवल का प्लान भी प्रिंट कर लेता है. स्टूडेंट्स, उसके बाद जो चीज़ हमने डिस्कस की थी दैट वाज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कि WBS किस तरह से डिफरेंट है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट WBS. हमारे पास जो यहाँ पे हम WBS देख रहे हैं वो किस तरह से डिफरेंट है. यहाँ पे हम लोगों ने, स्टूडेंट्स आपको याद होगा, WBS की एक डायग्राम बना के देखी थी. उस डायग्राम को बनाया और हम लोगों ने देखा कि हमारे पास WBS में सबसे ऊपर प्रोजेक्ट था, नीचे कंट्रोल अकाउंट्स थे, एंड देन नीचे जो वर्क पैकेजेस थे उनकी एक सीरीज ऑफ वर्क पैकेजेस हमारे पास मौजूद था. इट वॉज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर जिसमें नोड्स थे और लीव्स थे. ठीक हो गया, एक रूट नोड था. सो इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर को जब हमने ड्रॉ किया तो हमने कहा कि एज पर बुक्स जो WBS है उसके अंदर आप एक्टिविटीज़ एज सच बनाते नहीं हैं. यू एसोसिएट एक्टिविटीज़ टू द वर्क पैकेजेस. आप वर्क पैकेजेस के साथ एक्टिविटीज़ को एसोसिएट करते हैं. सो जो हमने कहा कि एक्टिविटीज़ के साथ एक्टिविटीज़ को वर्क पैकेज के साथ एसोसिएट करते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग कहीं पे लिस्ट डाउन करते हैं ऑल एक्टिविटीज़ और WBS कंप्लीट करते हैं. देन हम लोग डिस्कस देखते हैं कि यार किस कौन सी एक्टिविटीज़ किस वर्क पैकेज से बिलोंग करती हैं. ठीक हो गया. और जो एक्टिविटीज़ हमें फर्दर याद आती जाती हैं वो हम उठा के अपने रिस्पेक्टिव वर्क पैकेजेस में डालते जाते हैं. एंड देन वर्क पैकेज को देख के सोचते हैं यार कि कोई और एक्टिविटी तो नहीं रहेगी इसमें. सो ये चीज़ जो है इसको आप किस तरह से करते हैं प्राइमरीवेरा में, लास्ट टाइम हमने देखा था. और उसमें हमने ये किया था कि सबसे पहले तो हम लोग प्रोजेक्ट में गए और एक नया WBS क्रिएट किया. WBS का हमने रूट नोड दिया और उसके नीचे जो भी आपके नोड्स उसके नीचे आ रहे थे वो तमाम के तमाम नोड्स हमने बना दिए. वो नोड्स क्रिएट हो गए और उनकी नंबरिंग उसने ऑटोमेटिकली कर ली. यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि हम लोग चार्ट व्यू भी देख सकते हैं उस स्पेसिफिक WBS का जो कि इस पर आप काम कर रहे हैं. देन हम लोगों ने देखा क्रिएटिंग WBS डिक्शनरी. फिर हम लोगों ने ये किया उसके बाद कि हमारे पास जो एक्टिविटीज़ थी, जितनी एक्टिविटीज़ हमारे पास आ रही थी, उन तमाम एक्टिविटीज़ को हर एक एक्टिविटी में जाके हमने बताया कि यार ये एक्टिविटी किस WBS से बिलोंग करती है, किस वर्क पैकेज से बिलोंग करती है. और स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बड़ी हमने इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि अगर हमारे पास 1000 एक्टिविटीज़ हों और हम एक एक को क्लिक करके अगर बॉटम लेआउट में जाके WBS एसोसिएट करते रहेंगे, इट मे टेक मच टाइम. सो आप क्या करते हैं कि आप सेलेक्ट करते हैं, आप एक कॉलम इंसर्ट करते हैं WBS का और हर एक के सामने उसका WBS सेलेक्ट करते चले जाते हैं, विच प्रोवाइड्स यू विद मोर ईजी वे ऑफ डूइंग दिस थिंग. स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट जो चीज़ हमने डिस्कस की थी दैट इज़ यूज़र डिफाइंड फील्ड्स. उसके बाद हमारे पास यूज़र डिफाइंड फील्ड्स जो हैं
वो हमने क्रिएट की कि यार अगर आप कोई एक ऐसा कॉलम ऐड कराना चाहते हैं जिसमें आप अपनी मर्जी की कोई नंबर वैल्यू या अपनी मर्जी का कोई टेक्स्ट डाटा या अपनी मर्जी का कोई इंडिकेटर, कोई ग्राफिकल इंडिकेटर ऐड करना चाहें, तो उसके लिए वो कॉलम मौजूद थे। हमने देखा यार मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज इस तरह के कॉलम मौजूद नहीं होंगे, सो इसके लिए वी विल हैव टू ऐड द कस्टमाइज्ड फील्ड। और हम लोग गए, हमने जाके कस्टमाइज्ड फील्ड ऐड की 3, उनकी डाटा टाइप सेलेक्ट की और उनके नाम रखे एंड हमने ओके कर दिया। वंस ये चीज़ हो गई, देन हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या किया कि वंस वी आर डन विद दिस थिंग कि हमने अपने सारे कॉलम्स, सारी कस्टमाइज फील्ड बना ली, देन व्हाट वी डिड वाज कि हम लोग इंसर्ट कॉलम में चले गए और इंसर्ट कॉलम में जाके हम लोगों ने जो हमारा ये जो 3 कॉलम्स, ये जो 3 कस्टमाइज्ड फील्ड हमने बनाई थी, इनको ऐड करवा लिया। और ऐड कैसे करवाया कि जैसे ही हम इंसर्ट कॉलम में गए, नीचे कस्टमाइज्ड फील्ड्स का एक ग्रुप बॉक्स था, उस ग्रुप बॉक्स में ये तीनों कॉलम आ रहे थे। हमने एक एक कॉलम को पकड़ा और उसको वी मूव्ड टूवर्ड राइट, हम उसको राइट साइड पे मूव करते गए। सो ये तीनों कॉलम राइट पे मूव हो गए। व्हेन मूव्ड हमने इसको ओके किया, ओके करते साथ क्या हुआ कि हमारे पास ये कॉलम शो होना शुरू हो गए। हमने जाके देखा कि जो हमारा न्यूमेरिक टाइप का कॉलम था, जो इंटीजर कॉलम था, जो नंबर कॉलम था, उसमें आप सिर्फ न्यूमेरिक डाटा ऐड कर सकते थे, जबकि जो आपका टेक्स्ट डाटा था, जो टेक्स्ट वाला कॉलम था, उसमें आप ओनली अल्फा न्यूमेरिक डाटा एंटर कर सकते थे। और इंडिकेटर कॉलम जो था, उसमें आप ग्राफिकल इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकते थे जो भी उस एक्टिविटी अगेंस्ट आप करना चाह रहे हैं। सो यूजर डिफाइंड फील्ड्स हमने बनाई। यूजर डिफाइंड फील्ड्स के बाद स्टूडेंट्स हमने जो चीज़ देखी दैट वाज ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। हम लोगों ने देखा कि किस स्क्रीन पे जाके ओबीएस बनाएंगे, और हम लोगों ने अपने जो प्रोजेक्ट था उसका एक सैंपल छोटा सा ओबीएस जो है वो हमने बना दिया। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट टुडे। आज हम लोग क्या चीज़ देखेंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग आज ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकें। जो हमारे पास रह गए उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहली चीज़ है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल मैनेजर। हम यहाँ पे ये बात बताएंगे कि यार कि रिस्पॉन्सिबल मैनेजर किस तरीके से एसोसिएट किया जाता है, पर्पस क्या है इसका, इसको करने का तरीकाकार क्या है, और इसको करने के बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं आपको। देन एक्टिविटी कोड्स पे बात होगी। एक्टिविटी कोड पे अच्छी बातचीत हम लोग करेंगे और हम देखेंगे कि एक्टिविटी कोड्स किस तरह से डिफरेंट है बाकी नॉर्मल चीज़ों से, और उसको करना कितना इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विल स्टार्ट टुडे एंड दैट इज रिसोर्सेज। हम लोग रिसोर्सेज के ऊपर बात करेंगे, और रिसोर्सेज पे बात करते वक्त हम लोग डिफ़ॉल्ट करेंसी पे बात करेंगे कि डिफ़ॉल्ट करेंसी कैसे सेट की जा सकती है, डिफ़ॉल्ट करेंसी सेट करने का क्या तरीकाकार है। एंड देन हम लोग डिफ़ॉल्ट कॉस्टिंग यूनिट सेलेक्ट करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट कॉस्टिंग यूनिट क्या होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग मटेरियल यूनिट पे बात करेंगे कि जो जितने हमारे मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं उनके यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हैं। जो जो पॉसिबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारे प्रोजेक्ट में हमें लगता है कि हम यूज़ करेंगे, उनको हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एंड देन रिसोर्स डिक्शनरी हम लोग कोशिश करेंगे, अगर हमारा टाइम बचा तो हम लोग एक रिसोर्स डिक्शनरी क्रिएट करके देखेंगे, और रिसोर्स डिक्शनरी क्रिएशन के बाद हम लोग रिसोर्स एलोकेशन या रिसोर्स असाइनमेंट या रिसोर्सेज को प्रोजेक्ट में लगाना, ये काम हम लोग करके देखेंगे। सो ये तो हो गई जनरल बातचीत। लेट्स स्टार्ट कि हम लोग अपने काम में पहला टॉपिक है वो क्या है उस पर बातचीत कर लेते हैं। So the first topic which we have got today for you is assign responsible manager. Now, बड़ी लॉजिकल बात है और बड़ी मज़ेदार सी बात है कि देखिए, जो भी नॉर्मली आप अपने घर में भी देखें या नॉर्मल जगह पे देखें, कोई भी काम करवा रहे हो तो एक ग्रुप ऑफ कामों का किसी को जिम्मेदार बना दिया जाता है। ग्रुप ऑफ कामों का किसी को जिम्मेदार बना दिया जाता है, ठीक हो गया। सो ग्रुप ऑफ काम क्या होता है? ग्रुप ऑफ काम ये होता है कि आपने लिखा कि काम एक्टिविटी ए, बी, सी एंड डी,
दे बिलोंग टू वर्क पैकेज 1। वर्क पैकेज 1 इस तरह से हो जाता है, और आप कहते हैं कि यार जो एक्टिविटी ए है, बी है, सी है और डी है, ये चारों जो हैं ये किससे बिलोंग करती हैं, WP1 से, वर्क पैकेज 1 से, आपके WPS के। सो ये जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ है, इस ग्रुप ऑफ एक्टिविटी को आप बेसिकली आपका वर्क पैकेजेस इन अदर सेंस ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, वर्क पैकेजेस ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ और डिलीवरेबल बेस्ड होता है, गोल बेस्ड होता है कि एट द एंड क्या इसमें से हासिल ज़रूर निकालना है। ठीक हो गया, इससे क्या होगा। सो डिलीवरेबल ओरिएंटेड होता है ये। दिस इज बेसिकली डिलीवरेबल ओरिएंटेड होता है। ठीक हो गया, वर्क पैकेज। और ये जो डिलीवरेबल ओरिएंटेशन होती है, ठीक है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है ये आपको पता होना चाहिए। ये गुड प्रैक्टिस है कि हर वर्क पैकेज का या हर कंट्रोल अकाउंट का आप एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजर बना दें, ताकि हमें पता चले कि हु इज द मैनेजिंग पर्सन, हु हैज गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज दिस होल थिंग। सो हम लोग क्या करते हैं कि WBS मोड में जाते हैं, वी गो टू WBS मोड। हम लोग ये भी करके भी देखेंगे कि किस तरह से WBS मोड में जाएंगे, और एक कॉलम इंसर्ट कर देंगे। वी विल ऐड अ कॉलम नेम्ड एज रिस्पॉन्सिबल मैनेजर। आपका रिस्पॉन्सिबल मैनेजर का एक कॉलम जो है हम इंसर्ट कर देंगे। सो ये कॉलम जब इंसर्ट करेंगे तो ये आपको आपके जो WBS व्यू है उस पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आपको जैसे ही रिस्पॉन्सिबल मैनेजर का कॉलम आपको ऐड हो, अब आप बता सकते हैं कि यार ये जो एनालिसिस है ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, डिज़ाइन जो है वो इसकी जिम्मेदारी है, डेवलपमेंट इसकी जिम्मेदारी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आपका जो है ये इस तरह से रिस्पॉन्सिबल मैनेजर असाइन होता जाता है। तो जैसे ये कॉलम ऐड हुआ, आप लोग जस्ट आके जब भी किसी का रिस्पॉन्सिबल मैनेजर आपने असाइन करना होगा, आप आके जब क्लिक करेंगे तो आपको ये 3 डॉट्स वाला जो बटन है ब्राउज का, ये शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, व्हेन यू विल क्लिक दिस, तो यू विल कम टू दिस डायलॉग बॉक्स। आपके पास ये डायलॉग बॉक्स जो है ये ओपन हो जाएगा, और इस डायलॉग बॉक्स में अगर आप देखिए तो इस डायलॉग बॉक्स में आपके पास तमाम के तमाम OBS में जो आपने लोग डिफाइन किए हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। सो उसका रिस्पॉन्सिबल इस OBS में से कोई बंदा होगा ना, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में से कोई बंदा जो होगा वो आपका यहाँ से रिस्पॉन्सिबल होगा इस एक स्पेसिफिक वर्क पैकेज का। सो आप क्या करेंगे कि आप उस बंदे को यहाँ से सेलेक्ट करवा लेंगे। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो बंदा आपका असाइन हो जाएगा। सो स्टूडेंट, दिस इज हाउ वी असाइन रिस्पॉन्सिबल मैनेजर टू वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी कोड्स पे बात कर लेते हैं। एक्टिविटी कोड्स क्या है? Primavera is a beautiful, very beautiful application, very beautiful software. आपको ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट से बेहतर कंट्रोल देता है, और ये आपको अलाउ करता है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ की जितनी भी तरह से चाहें ग्रुपिंग कर सकें, जितनी भी तरह से चाहें सेग्रीगेशन कर सकें, जितनी भी तरह से चाहें क्लासिफिकेशन कर सकें, और जिस वक्त जिस तरह की ग्रुपिंग, जिस तरह की क्लासिफिकेशन, जिस तरह की सेग्रीगेशन आप देखना चाहें वो आप देख सकें। सो उसके लिए क्या होता है कि एक्टिविटी कोड्स का एक आपके पास फीचर है जो आपको प्राइमरा देता है। लेट्स सी व्हाट इट सेज। Activity codes enable you to classify and categorize activities according to your organizational and project needs. So, ये आपको क्या कहता है कि एक्टिविटी कोड्स आपको अलाउ करता है कि आप अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्लासिफाई कर सकें अपने ऑर्गेनाइजेशन नीड के हिसाब से। सपोज कीजिए हम कहते हैं यार कि मुझे कराची की एक्टिविटीज़ यहाँ दिखा दो,
ISB की यहाँ दिखा दो और लाहौर की यहाँ दिखा दो। जो एक्टिविटीज़ जहाँ परफॉर्म होनी है उसके हिसाब से ग्रुपिंग करना चाहता हूँ मैं एक्टिविटीज़ की, हो सकता है मैं करूँ। ओके, मैं कहता हूँ यार कि मुझे IT डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़ यहाँ दिखा दो, मैकेनिकल डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़ यहाँ दिखा दो और सिविल की एक्टिविटीज़ यहाँ दिखा दो। इस तरह से भी क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ। अच्छा जी, टैक्स डिवीजन की एक्टिविटीज़ यहाँ दिखा दो, रेवेन्यू डिवीजन की एक्टिविटीज़ यहाँ दिखा दो, सपोज IT डिव की डिवीजन की एक्टिविटीज़ यहाँ दिखा दो। डिवीजन वाइज भी कर सकते हैं आप, लैंग्वेज वाइज आप कर सकते हैं, आप टीम वाइज कर सकते हैं। टीम 1 की एक्टिविटीज़ यहाँ दिखा दो, टीम 2 की एक्टिविटीज़ यहाँ दिखा दो और टीम 3 की एक्टिविटीज़ यहाँ दिखा दो। कैन यू सी the ways you may need the classification of activities, how it varies। आपको किसी भी तरह से क्लासिफिकेशन करनी पड़ सकती है। सो ये क्या कहता है, यू कैन यूज एक्टिविटी कोड्स टू व्यू एंड रोल अप एक्टिविटीज इन एक्टिविटी टेबल। आप एक्टिविटी कोड्स को यूज कर सकते हैं, एक तो व्यू करने के लिए एक्टिविटीज, एक रोल अप करने के लिए। रोल अप मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर इस तरह से ये बटन बना हुआ है और इसमें यहाँ पे A आ रहा है और इसके अंदर B, C एंड D आ रहे हैं, तो जब मैं इस पे इस माइनस के साइन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास इस तरह से हो जाएगा। बस इसका मतलब है कि ये जो जितनी एक्टिविटीज थी ये वाली, ये सब की सब रोल अप हो गई हैं ऊपर, दे हैव बीन रोल्ड अप। सो ये तमाम एक्टिविटीज जो है रोल अप होके ए के अंदर चली गई हैं बिकॉज इसका पार्ट है। सो हम भी इस तरह चाहते हैं कि अगर जब हम कोड्स बना लें तो हम एक्टिविटीज को उन कोड्स के हिसाब से व्यू भी कर सकें और रोल अप भी कर सकें, व्यू एंड रोल अप दोनों कर सकें। इन द एक्टिविटी टेबल बिल्ड रिपोर्ट्स इन द रिपोर्ट विजार्ड एंड रिपोर्ट एडिटर। फिर हम उस हिसाब से रिपोर्टिंग भी देख सकें। हम कहेंगे हमें क्रिटिकल एक्टिविटीज दिखा दो, नहीं, क्रिटिकल एक्टिविटीज दिखा दो कराची की, क्रिटिकल एक्टिविटीज दिखा दो लाहौर की, क्रिटिकल एक्टिविटीज दिखा दो टीम 1 की, क्रिटिकल एक्टिविटीज दिखा दो IT डिपार्टमेंट की। दिस इज द कंट्रोल, दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइज अ लेआउट बाय ग्रुपिंग एक्टिविटीज इनटू स्पेसिफिक कैटेगरीज एंड सेलेक्ट अ समराइज एक्टिविटीज। ये सारे काम आप करने पड़ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है ये देखें कि इन सब के हिसाब से आप ग्रुपिंग करना चाह सकते हैं। ठीक हो गया, इन सब के हिसाब से आप ग्रुपिंग करना चाह सकते हैं। सो इस पर्पस के लिए आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है इट इज़ एक्टिविटी कोड्स। आपने एक बार याद रखना है कि एक्टिविटी ID को आपने एक्टिविटी कोड के साथ नहीं मिलाना। जब क्वेश्चन में जब पेपर में क्वेश्चन अपीयर होता है अगर आपके पास एक्टिविटी कोड्स का, तो आपने ये लिखना है एक्टिविटी ID क्या थी, एक्टिविटी ID क्या था, इट वॉज A1000, A1010, A1020। ये एक्टिविटी IDs थी। ये एक्टिविटी IDs डिफरेंट है। जब एक्टिविटी कोड्स की बात हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब एक्टिविटी कोड्स की बात हो तो आपने इस सारी चीज को लिखना है। ठीक हो गया, मैं यहाँ पे ना आप लोगों के लिए जस्ट कि आप लोगों को याद रहे, ID different from activity codes. Activity ID is different from activity codes. Okay, so let's see कि activity codes पे काम किस तरह से किया जाता है। ये देखिए कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एंटरप्राइज में जाएंगे और एक्टिविटी कोड्स में चले जाएंगे। ठीक हो गया, एंटरप्राइज में एक्टिविटी कोड्स में जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर कर जाएगा।
इस डायलॉग बॉक्स में आप ऊपर देखिए तो एक्टिविटी कोड पे आपके पास ऑप्शन है ग्लोबल, ईपीएस या प्रोजेक्ट। किसके लिए एक्टिविटी कोड बना रहे हैं? आप कहते हैं चलो मैं स्पेसिफिक टू दिस प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन से यहाँ पे बना रहा हूँ। नाउ जब आपने बना लिया तो सबसे पहली चीज़ जो आप करेंगे, वो क्या होगी? दैट विल यू क्लिक मॉडिफाई। आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? मॉडिफाई को क्लिक करेंगे। ठीक है, मॉडिफाई क्लिक करेंगे, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में जो आप यहाँ से ऐड क्लिक करेंगे और इस ऐड को क्लिक करके अपना जो एक्टिविटी कोड की ग्रुपिंग है वो किस तरह से हो रही है उसका नाम एंटर करेंगे। सपोज कि टीम वाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे टीम वाइज। ठीक हो गया? एक्टिविटी कोड का नाम क्या हो सकता है? टीम वाइज, डिवीजन वाइज, सिटी वाइज, लोकेशन वाइज। आप यहाँ पे क्या करते हैं? इसका नाम दे देते हैं। ठीक हो गया? नेम, नॉट लिस्ट, यहाँ पे सिर्फ नेम दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस नेम को जब दे देते हैं देन जो नेक्स्ट काम हम करते हैं वो ये करते हैं कि इस डिवीजन, ये जो हमने एक्टिविटी कोड सेलेक्ट किया हुआ है डिवीजन्स का, अब उसमें हमने बताना है कि कौन कौन सी डिवीजन्स। ठीक है, तो वो बताने के लिए हम लोग ऐड को क्लिक करेंगे, कहेंगे ऐड, और ऐड को क्लिक करके हम आ जाएंगे यहाँ पे डिवीजन ऐड करना शुरू कर देंगे। एक डिवीजन है डेव की, एक क्यूए की, एक इम्प्लीमेंटेशन की। 3 डिवीजन्स मैंने कंपनी की बना दी, 3 डिवीजन्स मैंने ऐड कर दी। नाउ जब 3 डिवीजन्स ऐड हो गई तो इसको करने के बाद मैं क्या कर सकता हूं? आई विल नाउ क्लोज इट। मैं इसको क्लोज कर दूंगा। जैसे ही आपने क्लोज किया, अब कोड तो बन गए। आपने उसको ये बता दिया यार कि मेरा एक एक्टिविटी कोड है डिवीजन्स का। ये बताने के बाद आपने बताया कि ये जो एक्टिविटी कोड है डिवीजन्स का, इसके अंदर ये चीज़ें आएंगी। और वो चीज़ें क्या थी? आपने कहा यार कि इसके अंदर एक्टिविटी कोड्स के अंदर जो है हमारा डेवलपमेंट आएगा, इम्प्लीमेंटेशन आएगा, टेस्टिंग आएगा, ये हमारी डिवीजन्स हैं। ठीक हो गया? अब तीसरी बात ये है कि आप बताएं इसको कि कौन सी एक्टिविटी किस कोड से बिलोंग करती है। सो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे, और एक्टिविटी सेलेक्ट करते वक्त आप क्या करेंगे? कोड पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया? एक्टिविटी एंड देन कोड। जैसे ही आपने एक्टिविटी पे क्लिक करके कोड पे क्लिक किया तो आपके पास ये देखिए, आपके पास एक्टिविटी कोड का नीचे असाइन का बटन आ रहा होगा। ठीक है, एक्टिविटी कोड असाइन करने का बटन आ रहा होगा। आप जैसे उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप ये जो हमारा जो एक्टिविटी है ये जिस कोड से बिलोंग करती है वो कोड सिलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पे मूव कर जाएगा। ठीक हो गया? इस तरह से एक्टिविटी कोड्स की के हिसाब से ग्रुपिंग होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले ये चीज़ करके देख लेते हैं, देन हम आगे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट। ये जिस पे हम काम कर रहे हैं शुरू से। सबसे पहले हम लोग WBS को रिस्पॉन्सिबल मैनेजर असाइन करके देखते हैं कि WBS को रिस्पॉन्सिबल मैनेजर किस तरीके से असाइन किया जाएगा। सो ये काम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि वी हैव टू कम टू द WBS मोड। ओके, सो हम प्रोजेक्ट में आए और हमने WBS क्लिक करेंगे तो हम WBS मोड में आ जाएंगे। मैंने WBS क्लिक किया। अब देखिए कि ये मेरे पास मेरा WBS है। इस WBS के मैं रिस्पॉन्सिबल मैनेजर असाइन करना चाह रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ। ठीक है जी, कॉलम, ये देखिए कॉलम में मेरे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो यहीं पे आ रही हैं। मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल मैनेजर की चाहता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया। देखिए मेरे पास रिस्पॉन्सिबल मैनेजर का कॉलम आ गया कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबल मैनेजर है। अब यहाँ पे मैं इस हर एक का रिस्पॉन्सिबल मैनेजर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि ये PM जो है ये मेरा इसका रिस्पॉन्सिबल है। उसने मुझसे पूछा कि मैं इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो मेरा ये प्रोजेक्ट है
इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको ये प्रोजेक्ट मैनेजर साइन कर दूं। मैंने कहा सबको कर दूं। अब लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा इम्प्लीमेंटेशन है उसका जो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर हो वो टीम लीड इम्प्लीमेंटेशन हो। इसी तरह से इनिशिएशन का जो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर हो वो टीम लीड या रिक्वायरमेंट इंजीनियर हो। डिज़ाइन का जो हमारा रिस्पॉन्सिबल मैनेजर हो वो हमारा टीम लीड डेवलपमेंट हो जाए, और जो डेवलपमेंट का हो वो भी टीम लीड डेवलपमेंट हो जाए। ना आप देखिए, तो मैंने अपने WBS के हर एक एलिमेंट को बता दिया कि तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन है। ठीक हो गया, ये चीज़ समझ आ गई। तो अब हम बात करते हैं एक्टिविटी कोड्स की। एंटरप्राइज में आ जाते हैं और हमारे पास ऑप्शन है एक्टिविटी कोड्स का। ये देखिए, एक्टिविटी कोड्स का एंटरप्राइज में ऑप्शन है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ये आ गया मेरे पास एक्टिविटी कोड्स। ठीक है, उसने मुझे कहा कि ग्लोबल एक्टिविटी कोड कोई डिफाइंड नहीं है तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकूंगा। सो आई सेड कि आप ऐसा करें कि प्रोजेक्ट का एक कोड क्रिएट करें। ठीक हो गया ना। प्रोजेक्ट का कोड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने मॉडिफाई किया। देखिए, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो चीज़ आ रही है ये मॉडिफाई करूँ मैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ डालना चाहता हूँ। ठीक हो गया। सो मैंने मॉडिफाई किया और मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ। सपोज कीजिए मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट वाइज। ठीक हो गया, तो मेरा एक्टिविटी कोड का नाम है डिपार्टमेंट वाइज और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक हो गया। सो मेरा देखिए डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे आ गया एक्टिविटी कोड। अब डिपार्टमेंट वाइज कोड में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनके हिसाब से ग्रुपिंग हम करना चाहेंगे। तो हम कहते हैं यार कि हम करना चाहेंगे एक डेवलपमेंट, सेकंड एक डेवलपमेंट, सेकंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट होगा मेरा, और एक होगा इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट। सो मैंने 3 डिफरेंट कोड्स देखिए बना दिए एक इसके अंदर। ठीक हो गया। सो मैंने जब ये कोड बना दिए, सपोज मैं इसका जो आईडी है वो दे देता हूँ कोड CDev। ठीक है, मैं इसका नाम CDev रख दिया मैंने, और इसका नाम मैं रख देता हूँ कोड डिज़ाइन, और इसका रख देता हूँ C इम्प्लीमेंटेशन। सो 3 कोड्स मैंने बना दिए और मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है जी, मैंने इसको क्लोज कर दिया। जैसे ही ये क्लोज हुआ, अब मैंने नेक्स्ट काम क्या करना है कि मेरा एक्टिविटी कोड क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब मैंने जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं इन एक्टिविटीज़ को कोड असाइन करना है। ठीक है, वो मैं कैसे करता हूँ, ये देखिए मेरी जो ये एक्टिविटी है पहली एक्टिविटी डिज़ाइन की। लेट्स सी इसको मैं कोड कैसे असाइन कर सकता हूँ। ये देखिए मेरा कोड आ रहा है यहाँ पे बॉटम लेआउट में के टैब्स में मेरे पास एक कोड्स का टैब है। सो मैंने यहाँ क्लिक किया इसको। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये देखिए यहाँ पे असाइन का बटन आ रहा है। स्टूडेंट्स, असाइन का बटन क्लिक करेंगे आप और प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि प्रोजेक्ट के आपने ऐड किए हैं जो आपके एक्टिविटी कोड्स हैं। सो डेटाबेस डिज़ाइन किसका काम है, इस कोड से बिलोंग करता है। ओके, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किसे बिलोंग करता है, ये भी डिज़ाइन से बिलोंग करता है। डेवलपमेंट किससे बिलोंग करता है, CDev से। देखिए मैं दोनों हर एक एक्टिविटी को जिस तरह से हमने एक्टिविटीज़ को WS असाइन की है उस तरह से हमने एक्टिविटीज़ को एक्टिविटी कोड्स भी असाइन कर लिए। देखिए अब आप ग्रुपिंग एक तो आप WBS के हिसाब से ग्रुपिंग कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी के हिसाब से लोकेशन वाइज, लैंग्वेज वाइज, टीम वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, डिवीजन वाइज, किसी भी तरह से आप चाहें आप इसकी ग्रुपिंग करके देख सकते हैं। ठीक हो गया। सो दिस इज
how we do the grouping part. Now let's see what is next. Okay students, once done with this activity codes, now let's discuss about the resources. हमने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज बात की थी, काफ़ी डिटेल से की थी. यहाँ पे देख लेते हैं कि रिसोर्सेज के बारे में क्या बातचीत है. सबसे पहली चीज़ तो आपको ये कहता है कि रिसोर्सेज पे काम करने से पहले 3 प्री रिक्विजिट्स हैं. देयर आर 3 प्री रिक्विजिट्स. उन प्री रिक्विजिट्स को आप ज़रूर कर ले काम उनमें. ठीक है. पहला प्री रिक्विजिट क्या है कि आपके पास डिफ़ॉल्ट करेंसी सेट होनी चाहिए. कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसकी करेंसी क्या यूज़ हो रही है, उसमें क्या करेंसी यूज़ हो रही है. सो डॉलर्स में डील होगा, रुपीज़ में डील होगा, पाउंड में डील होगा, कैसे डील होगा. आप एक डिफ़ॉल्ट करेंसी जो है वो आप ज़रूर यहाँ पे एंटर कर लें सो कि आप आगे चल सकें. देन डिफ़ॉल्ट कॉस्टिंग यूनिट. कि डिफ़ॉल्ट कॉस्टिंग यूनिट क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये बताइए कि यार जो लोगों को पैसे दिए जाएंगे, जो उनको बिल किया जाएगा, वो बिल किस यूनिट की बेस पे होगा. आवरली होगा, वीकली होगा, मंथली होगा, क्या होगा, हाउ यू विल डू इट. सो आप कहते हैं कि कॉस्टिंग यूनिट जो है मैं उसको इस तरीके से कॉस्टिंग यूनिट को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ. एंड देन मटीरियल मेजरिंग यूनिट. उसके बाद आप सिस्टम को बताते हैं कि यार मोस्ट प्रोबेबली टेंटेटिवली मेरे पास ये वाले मटेरियल यूज़ होंगे और इनका ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है. सो आप किसी चीज़ जो है वो ये आपके पास होना ज़रूरी है. सो ऑल दीज 3 आर प्री रिक्विजिट्स फॉर रिसोर्सेज. ये रिसोर्सेज के प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि होना बहुत ज़रूरी है सो दैट कि आप रिसोर्सेज पे काम कर सकें. डिफ़ॉल्ट करेंसी की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स. डिफ़ॉल्ट करेंसी आपको सेट करनी पड़ेगी. बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ डॉलर. सो जब आप डिफ़ॉल्ट करेंसी सेट करने जाते हैं, ठीक है, उसको सेट करने के लिए आप क्या करते हैं, एडिट और यूज़र प्रेफरेंसेस में चले जाते हैं. आप एडिट एंड यूज़र प्रेफरेंसेस में चले जाते हैं. जैसे ही आप एडिट यूज़र प्रेफरेंसेस में गए तो आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया. इस डायलॉग बॉक्स में आपके पास एक टैब है करेंसी का. एक करेंसी का टैब है. ठीक हो गया. इस करेंसी के टैब में आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे इन 3 डॉट्स को क्लिक करना है और जो ये आपको कह रहा है सिलेक्ट अ करेंसी फॉर व्यूइंग मॉनेटरी वैल्यू. आप इसकी मॉनेटरी वैल्यू देखने के लिए इसको सिलेक्ट करें. आप यहाँ पे PKR सिलेक्ट करेंगे. जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. ये डायलॉग बॉक्स जब आपके पास ओपन होगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ पे तमाम की तमाम करेंसीज देखिए लिखी हुई हैं. ठीक है. ये देखिए यूरो लिखा हुआ है आपके पास, कैनेडियन डॉलर लिखा हुआ है. तमाम की तमाम करेंसीज यहाँ पे जो हैं दे आर अवेलेबल. बट अनफॉर्चुनेटली यू विल नॉट फाइंड PKR ओवर हेयर. आपको यहाँ पे PKR नहीं मिलेगा. PKR इसकी डिफ़ॉल्ट करेंसीज में मौजूद नहीं है. सो क्या करें अब, हमने तो काम PKR में करना था, तो क्या प्राइमवेरा फेल हो गया, क्या प्राइमवेरा यूजलेस हो गया. व्हाट वी विल डू नाउ, व्हाट वी विल डू इज कि वी विल इन फैक्ट ऐड PKR. हम लोग PKR को खुद ऐड करेंगे. और PKR को कैसे ऐड करेंगे, एडमिन में करेंसीज में जाएंगे. हमारे पास एक मेन्यू है एडमिन का, उसमें करेंसीज का एक मेन्यू है. यू विल गो टू एडमिन एंड देन करेंसीज. ठीक हो गया. एडमिन और करेंसीज जो आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी करेंसीज नज़र आ रही होंगी. ठीक है. सो आप क्या करते हैं कि ऐड पे क्लिक, यू विल क्लिक ऑन ऐड. ठीक हो गया. ये जो क्लिक है आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक हो गया. जब आप क्लिक ऐड कर लेते हैं, जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको इसकी कुछ वैल्यूज़ देना पड़ेंगी.
एक वैल्यू आपको उसकी देनी पड़ेगी करेंसी आईडी, ठीक हो गया, करेंसी आईडी, आईडी विल बी PKR, पाकिस्तानी रुपये हमारी आईडी है, जिस तरह से USD होता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर का, ठीक है, इस तरह से हमारा PKR है। देन नेक्स्ट कॉलम अगर आप देखिए तो ये है करेंसी का नाम, यहाँ पे आप लिखेंगे पाक रुपी, तो उस करेंसी का नाम आ जाएगा। देन सिंबल में आप क्या लिखेंगे, यू विल राइट RS, ये आपका सिंबल है, सो आप यहाँ पे RS लिखेंगे। एंड देन एक्सचेंज रेट, कि एक्सचेंज रेट जो है वो क्या है, सो आप उसके बाद एक्सचेंज रेट लिखेंगे। तो एक्सचेंज रेट जो है वो जो भी चल रहा होगा उस वक्त, अगर वो 108 है, 100 है, 90 है, जो भी है, वो एक्सचेंज रेट आप जो है यहाँ पे डाल देंगे। स्टूडेंट्स जब आप जैसे इसको डालेंगे, अब जब आपने यहाँ पे करेंसी डाल दी, नाउ योर करेंसी इज इन डेटाबेस, अब आपकी करेंसी डेटाबेस में चली गई है। सो नाउ यू विल परफॉर्म अगेन द सेम स्टेप, यू विल गो टू एडिट and user preferences, and edit user preferences you will have a tab of currency. In currency, now when you will click on these three buttons, these three dots, and you will browse the currency, you will find PKR over there, ठीक हो गया। अब आपको PKR मिल जाएगा। सो आप जो है you will close it, और PKR आपका अप्लाई हो गया एज अ डिफॉल्ट करेंसी। थोड़ी देर में हम इसको करके भी देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। चेंजिंग डिफॉल्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट के डिफॉल्ट्स को कैसे सेट किया जाता है? प्रोजेक्ट के डिफॉल्ट्स को सबसे पहला काम तो आपने करना है कि स्विच टू प्रोजेक्ट व्यू। प्रोजेक्ट मोड, आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट मोड जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आपने प्रोजेक्ट मोड सेलेक्ट किया तो आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है कि अब आपके पास आपके सारे प्रोजेक्ट नज़र आ गए। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपना प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे। जो प्रोजेक्ट इसकी आप डिफ़ॉल्ट चीज़ें चेंज करना चाह रहे हैं, इसको आप क्लिक करेंगे, और इसको क्लिक करते वक्त आपके पास जो आपका बॉटम लेआउट है, बॉटम लेआउट में आपके पास डिफ़ॉल्ट्स का एक स्पेसिफिक टैब मौजूद है। सो व्हाट यू विल डू कि आप डिफ़ॉल्ट को क्लिक करेंगे, और डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज़ आप सेट करेंगे वो चीज़ें आपके प्रोजेक्ट के लिए डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएंगी। सो व्हेन एवर यू हैव टू सेट डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ फॉर एनीथिंग इन योर प्रोजेक्ट, तो आप क्या करते हैं कि आप प्रोजेक्ट मोड में जाते हैं, अपने प्रोजेक्ट को क्लिक करते हैं, बॉटम लेआउट में डिटेल्स में आपको डिफ़ॉल्ट का टैब नज़र आ रहा होता है। उस डिफ़ॉल्ट के टैब में आप जो भी सेटिंग कर देंगे वो सेटिंग उस पूरे प्रोजेक्ट पे अप्लाई हो जाएगी। हैविंग सेड दिस थिंग, वी कैन चेंज कॉस्टिंग यूनिट एज वेल। हम लोग कॉस्टिंग यूनिट जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं। और वो आप कैसे चेंज करते हैं कि आप वहीं पे ही, अभी हमने डिफ़ॉल्ट का टैब देखा था, अब डिफ़ॉल्ट के बजाय यू विल कम टू दिस कैलकुलेशन टैब। प्रोजेक्ट मोड में सेलेक्ट प्रोजेक्ट, और सेलेक्ट प्रोजेक्ट करके कम टू कैलकुलेशन टैब। ठीक है, कैलकुलेशन टैब में आप आ जाएं। जैसे ही आप कैलकुलेशन टैब में आते हैं तो ये आपको क्या कह रहा है, डिफ़ॉल्ट प्राइस पर यूनिट फॉर एक्टिविटीज़ विदाउट रिसोर्स और रोल प्राइस पर यूनिट क्या होगी। आपने डिफ़ॉल्ट जो यूनिट है आपका कॉस्टिंग यूनिट, दिस इज कॉस्टिंग यूनिट, डिफ़ॉल्ट कॉस्टिंग यूनिट। सो डिफ़ॉल्ट कॉस्टिंग यूनिट आपने क्या कर दिया,
₹0.00 पर डे भी हो सकता है, पर आर भी हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है, पर वीक भी हो सकता है, जो आप करना चाहते हैं। आप उसको स्टैंडर्ड बता दें कि यार बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इस तरह से एंटर करेंगे, ओकेजनली चेंज हो सकता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरीके से एंटर किया जाएगा। सो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स वी विल चेंज द कॉस्टिंग यूनिट। नाउ लेट्स सी द थर्ड थिंग। द थर्ड थिंग इज डिफाइनिंग मटीरियल यूनिट। अब आपने क्या करना है कि आपने मटीरियल यूनिट सेट करना है। जितने यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स आप यूज करने का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन योर प्रोजेक्ट में, जितने यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप जो है आप ज्यूम कर रहे हैं, उन सबको आप जो है यहाँ पे एंटर कर लें। जो आपके माइंड में आते हैं वो एंटर कर लें, जो नहीं आते वो फिर ऐड हो जाएंगे। ठीक हो गया? जब आप तमाम के तमाम आपने जो आपके यूनिट्स आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड हैं, जिससे सपोज कीजिए आप सोचते हैं यार कि मुझे मीटर की ज़रूरत पड़ेगी, या आप कहते हैं मुझे लीटर की ज़रूरत पड़ेगी, या आप कहते हैं कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है मुझे सीमेंट के बैग्स का यूनिट ज़रूरत पड़ेगा, या आप कहते हैं आपको टन्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर स्टील आप यूज़ करेंगे, वो तमाम के तमाम आप यहाँ पे एंटर कर देते हैं। इसको करने के लिए आप क्या करते हैं कि यू विल गो टू एडमिन। इन एडमिन कैटेगरीज, एडमिन में आप एडमिन कैटेगरीज पे आ जाएंगे, और एडमिन कैटेगरीज का एक टैब है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये जो टैब है आपके पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट का, इस टैब पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यू विल कम टू दिस स्क्रीन। ओके, इस स्क्रीन में स्टूडेंट्स आपके पास ऐड का बटन मौजूद है। जैसे आप ऐड करेंगे तो आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो इस जगह पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे आप उसका एब्रीविएशन और यूनिट नेम, जिस तरह से अगर आपने केजी लिखना है तो केजी एब्रीविएशन आ जाएगा, और किलोग्राम इसका नेम आ जाएगा। इस तरह से आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स जो है वो एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद यू विल क्लिक क्लोज। आप क्लोज क्लिक कर देंगे, आपका ये डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ ये जो चीज़ें अभी हमने देखी, दीज आर 3 prerequisites for your resources. To start working on the resources, you need these 3 prerequisites. Let's go to the software और हम ये चीज़ करके देखते हैं कि ये कैसे होती है। ओके स्टूडेंट्स, जो पहली चीज़ हमने देखी थी दैट वाज करेंसी। तो ये देखिए कि हमने कहा था आप एडिट में जाएं और यूज़र प्रेफरेंसेस में चले जाएं। यूज़र प्रेफरेंसेस में आपके पास करेंसी का एक टैब आ रहा है, ये देख रहे हैं आप। करेंसी का टैब जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आई कैन सेलेक्ट द करेंसी। सो मैंने क्लिक किया, ये तमाम की तमाम करेंसीज जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, ये देखिए। बट इसमें मेरे पास PKR मौजूद नहीं है। ठीक हो गया? पाकिस्तानी रुपये मौजूद नहीं है, सो मैं नहीं सिलेक्ट कर सकता। तो व्हाट आई विल डू कि मैं इसको क्लोज करूँगा, and I will go to admin and currencies. एडमिन में करेंसीज का मेरे पास एक स्पेशल मेन्यू है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब आप देखिए कि मेरे पास ये एक डायलॉग बॉक्स शो हो गया है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं PKR एक करेंसी ऐड करता हूँ। करेंसी का जो ID है वो क्या होगा? PKR। करेंसी का जो नेम है वो क्या होगा? नेम विल बी पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तानी रुपी आपको इसका नेम आ जाएगा। इसका जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा? RS रुपीज़। और इसका जो एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाएगा? सपोज 98.000। ठीक हो गया? सो हमने कहा कि ये हमारी करेंसी है, और इस करेंसी को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। स्टूडेंट्स, अब देखिए कि बाकी करेंसीज की तरह मेरे पास ये करेंसी भी आ रही है। ये देखिए, जैसे ही पाकिस्तानी रुपये मैंने ऐड कर दिया, आई विल नाउ क्लोज इट। नाउ डेटाबेस के पास मेरी करेंसी की वैल्यू जा चुकी है। नाउ डेटाबेस को पता है कि इसकी करेंसी क्या है। नाउ आई विल गो टू एडिट
यूज़र प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे अब जब मैं करेंसी सेलेक्ट करना चाहूँगा तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली PKR यहाँ पे नज़र आएगी। ये देखिए एंड में, तो डबल क्लिक कर दिया, पाकिस्तानी रुपी यहाँ सेलेक्ट हो गया। ये सेलेक्ट होते साथ ये देखिए मुझे सिंबल दिखा रहा है, डेसिमल डिजिट्स दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है। मैंने इसको क्लोज कर दिया। सो नाउ मैंने एक प्री रिक्विजिट सेट कर दिया, और ये आपको एक दफ़ा करना पड़ेगा प्रोजेक्ट के लिए। मैंने करेंसी उसकी सेट कर दी। सेकंड थिंग इज़ कॉस्टिंग यूनिट। उसके लिए मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, कॉस्टिंग यूनिट के लिए मैं प्रोजेक्ट का जो मोड है उसमें आ जाऊंगा, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स। ये देखिए, और इन प्रोजेक्ट्स में जो प्रोजेक्ट मेरे पास ओपन है, ठीक हो गया, सपोज वो ये प्रोजेक्ट है जो मेरे पास ओपन है, इस प्रोजेक्ट को का कैलकुलेशन का टैब, ये देखिए नीचे मेरे पास यहाँ पे एक टैब आ रहा है कैलकुलेशन का। सो मैंने इसको कैलकुलेशन के टैब को क्लिक किया, और करने के बाद यहाँ पे मैंने कहा कि रिसोर्स पर आर के बजाय चले पर डे, फॉर एग्जांपल ये जो है मेरा बेसिकली यूनिट होगा कॉस्ट कैलकुलेशन यूनिट। सो कॉस्टिंग विल बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। इस तरह से मेरी कॉस्टिंग जो है वो कैलकुलेट होगी। स्टूडेंट्स ये मेरा एक चीज़ हो गई। नाउ जो दूसरी चीज़ है, ये तो दो चीज़ों के हमने एक कॉस्टिंग यूनिट सेट कर लिया, हम लोगों ने करेंसी सेट कर ली। नाउ जो तीसरी चीज़ हमने करनी है दैट इज़ यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ होने हैं वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो हम क्या करते हैं, हम लोग एडमिन में जाते हैं और एडमिन कैटेगरीज को क्लिक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये मेरे पास एडमिन कैटेगरीज आ चुकी हैं। ओवर द लेफ्ट साइड मेरे पास डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं, और यहाँ पे लास्ट में मेरे पास एक टैब है देखिए, विच इज़ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसको मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करके यहाँ पे एक यूनिट ऐड करते हैं। और यूनिट क्या आ गया, LTR, लीटर्स की बात कर लेते हैं, और यूनिट का नाम क्या आ गया, लीटर्स। सो LTR और लीटर्स, ये मेरा यूनिट आ गया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक मैंने ऐड कर दिया। इस तरह से जितने यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके प्रोजेक्ट में यूज़ होंगे, वो तमाम के तमाम यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इसको करके मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, और इसके साथ मेरे जो तीनों प्री रिक्विजिट्स हैं वो आपके सामने हमने वो परफॉर्म करके देख लिए हैं। स्टूडेंट्स नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू क्रिएट रिसोर्स डिक्शनरी। अब हम लोग बात करते हैं कि रिसोर्स डिक्शनरी किस तरह से क्रिएट की जाएगी, हम लोग रिसोर्स डिक्शनरी कैसे क्रिएट करेंगे। सो हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे, वी विल गो टू एंटरप्राइज, एंड इन एंटरप्राइज वी विल क्लिक रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स जैसे ही हम एंटरप्राइज में रिसोर्सेज क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास स्पेशल प्रॉपर्टीज़ का छोटा एरो आ रहा है लाइक दिस हमारे पास आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे, और फिल्टर बाय में ऑल रिसोर्सेज हम क्लिक कर देंगे, सो दैट कि हमें तमाम के तमाम रिसोर्सेज नज़र आना शुरू हो जाए। फिर जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करते साथ आपके पास एक विज़र्ड खुल जाएगा। ठीक है, उस विज़र्ड में हर स्टेप पे आप डिफरेंट चीज़ें ऐड करते चले जाएंगे, तो आपका जो रिसोर्स है वो क्रिएट हो जाएगा। सो देखिए सबसे पहले मुझसे पूछता है कि रिसोर्स आईडी। रिसोर्स आईडी में आप कुछ भी दे सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप R1, R2, R3 एंड सो ऑन, आप इस तरह से इसमें रिसोर्स की आईडीज़ देते जाएं। एंड देन रिसोर्स नेम। रिसोर्स नेम में क्या होता है, आप रिसोर्स का जो भी रिसोर्स है, या वो ह्यूमन रिसोर्स है या वो जो भी रिसोर्स है, उसका आप यहाँ पे नाम जो है वो एंटर कर देंगे। सो नाम एंटर करने के बाद यू विल क्लिक नेक्स्ट। नाउ आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे। सो जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे, आपके पास क्रिएटिंग रिसोर्स डिक्शनरी के टॉपिक में आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो होगा टाइप ऑफ रिसोर्सेज। टाइप ऑफ रिसोर्सेज में आप देखिए, आपसे ये पूछ रहा है
कि वो लेबर है, ठीक हो गया। लेबर का मतलब होता है HR, कि वो ह्यूमन रिसोर्स है। तो अगर वो HR है, लेबर है या ह्यूमन रिसोर्स है तो आप यहाँ पे HR सेलेक्ट कर लेंगे। देन आता है नॉन लेबर, मशीनरी और इक्विपमेंट। देन जो चीज़ आ जाती है कि अगर ये नहीं है तो क्या ये नॉन लेबर है या मशीनरी और इक्विपमेंट है, ये नॉन लेबर या मशीनरी और इक्विपमेंट है। तो आपने कहा कि हाँ ये मशीनरी और इक्विपमेंट है, तो फिर आप इस तरह से चलेंगे। एंड अगर आप मटेरियल में आ जाते हैं तो मटेरियल इज व्हाट, योर कंज्यूमेबल सप्लाईज। ये आपकी कंज्यूमेबल सप्लाईज हैं, जैसा कि हमने पहले मेंशन किया था इन आर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। सो ब्रॉडली यू हैव गॉट 3 कैटेगरीज। वन इज, मैं यहाँ पे आपके लिए क्लियरली लिख देता हूँ, लेबर, नॉन लेबर एंड देन मटेरियल। MS प्रोजेक्ट में इन दोनों को हम क्या कहते थे, वर्क। हम कहते थे कि ये जो रिसोर्सेज हैं दे आर वर्क रिसोर्सेज। तो हम यहाँ पे इसको वर्क रिसोर्स कंसिडर करते थे। और जैसे ही अगर हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे तो देन यू हैव टू सेलेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक हो गया। इफ यू सेलेक्ट मटेरियल, you select material, then what you have to do, then यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और वो आप इस विंडो से सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और इसमें वो तमाम यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स जो कि आपने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक हो गया। वो तमाम यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो आपने ऐड किए हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। सो आपने क्या किया, आपने यहाँ से जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट था वो सेलेक्ट कर लिया। ओके जी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है कि वो आपसे पूछता है कि इसकी प्राइस पर यूनिट क्या होगी, पर यूनिट प्राइस क्या रखनी है आपने। सो आपने पर डे क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो ये पर डे में दिखा रहा है। आप पर डे की जो प्राइस बनती है वो यहाँ पे एंटर कर दें। एंड डिफ़ॉल्ट यूनिट पर टाइम, कितना डिफ़ॉल्ट यूनिट है और मैक्सिमम कितना है, ठीक हो गया। तो डिफ़ॉल्ट भी 100% और मैक्सिमम 100%। इसका मतलब है कि रिसोर्स जो है वो फुल टाइम अवेलेबल है। द रिसोर्स इज अवेलेबल फॉर 8 आवर्स पर डे। 8 आवर्स पर डे पे रिसोर्स अवेलेबल है। ये चीज़ करने के बाद यू विल क्लिक फिनिश। आप फिनिश क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फिनिश क्लिक करेंगे रिसोर्स आपके पास क्रिएट हो जाएगा। ये जो रिसोर्स क्रिएशन है ये ज़रा करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से होती है। लेट्स गो बैक टू द सॉफ्टवेयर। ये देखिए, अब जो मैं मोड्स खोलता जा रहा हूँ वो यहाँ पे टैब्स की फॉर्म में मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं एक्टिविटीज़ मोड में जाना चाहूँ तो आई विल जस्ट क्लिक एक्टिविटीज़। अगर मैं WBS में जाना चाहूँ तो जस्ट क्लिक WBS। सो मैं एक्टिविटीज़ के टैब में आ गया और यहाँ पे आके मैंने कहा कि यार नाउ आई वांट टू ऐड रिसोर्सेज। सो मैंने क्या किया कि मैं एंटरप्राइज में आया और एंटरप्राइज में रिसोर्सेज का मेरे पास एक स्पेसिफिक ऑप्शन मौजूद है। मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखिए, ये मेरे पास रिसोर्स शीट आ गई, मेरे पास रिसोर्स डिक्शनरी आ गई। दिस इज़ माय बेसिक रिसोर्सेज व्यू। नाउ इसमें मेरे पास ऑप्शन है ऑन माय राइट, टॉप राइट देयर इज अ प्लस साइन। दैट मीन्स आई कैन ऐड। सो मैं इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये देखिए रिसोर्स विज़ार्ड ओपन हो गया। नाउ रिसोर्स विज़ार्ड मेरे पास ओपन हो चुका है। सबसे पहली चीज़ है मेरे पास रिसोर्स आईडी। मैंने आपसे ये कहा था कि रिसोर्स आईडी जो है वो हम R1 सपोज हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एंड देन रिसोर्स का नाम, ठीक है। सपोज ह्यूमन अगर रिसोर्स है तो हम कह देते हैं इट इज़ कासिम। हम कासिम एक रिसोर्स ऐड करते हैं और इस रिसोर्स को हम लोग ये करने के बाद, नेम देने के बाद
वी क्लिक नेक्स्ट। नाउ कासिम किस टाइप का रिसोर्स है? कासिम इज अ लेबर रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स है, और ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमवेरा के लिए वर्ड यूज करता है लेबर का। सो आपने कहा कि ये मेरा ह्यूमन रिसोर्स है, यू विल क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट में वो पूछ रहा है कि इसकी प्राइस पर यूनिट क्या है, पर आवर ये क्या चार्ज करता है। सो हमने कहा यार कि ये पर आवर जो है कासिम, ये आपसे 1000 चार्ज करेगा। ठीक हो गया। और डिफॉल्ट यूनिट और मैक्सिमम यूनिट्स कितने हैं? 8 पर डे, 8 घंटे पर डे ये अवेलेबल है, और मैक्सिमम इस पे काम करेगा यूनिट्स पर टाइम, वो 8 घंटे ही काम करेगा। सो ये करके मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। ये देखिए मेरे पास कासिम रिसोर्स जो है वो ऐड हो गया। नाउ मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं एक और रिसोर्स ऐड करके देख लेता हूँ। इस रिसोर्स का नाम हम रख लेते हैं R2, और इसको नाम दे देते हैं सीमेंट। सपोज कीजिए, जस्ट सीमेंट भी नहीं इनफैक्ट कहते हैं हम लोग, हम दे देते हैं पेट्रोल। सपोज कि पेट्रोल मेरे पास एक कोई भी एक जो रिसोर्स है जो मैंने यूज करना है। नेक्स्ट करके नाउ पेट्रोल इज मटेरियल सप्लाई। सो जैसे ही मैंने मटेरियल सेलेक्ट किया तो मेरे पास ये देखिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ गया, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आपको याद है कि हमने एक यूनिट क्रिएट किया था, और वो कौन सा था? लीटर। ये देखिए इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास लीटर यूनिट जो है वो असाइन हो गया। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट, पर लीटर क्या रेट होगा इसका? नाउ पेट्रोल का पर लीटर रेट क्या होगा? सो सपोज वी से दैट इट इज 108 रुपीज पर लीटर। पर लीटर इतना हो जाएगा, और ये देखिए मैक्सिमम यूनिट्स मैंने इसके उतने ही रखे और मैंने इसको फिनिश कर दिया। सो अब मेरे पास ये देखिए 2 रिसोर्सेज ऐड हो चुके हैं। इस तरह से यू विल कीप एडिंग रिसोर्सेज टू योर प्रोजेक्ट। अपने प्रोजेक्ट पे रिसोर्सेज ऐड करते चले जाएंगे, और आपकी रिसोर्स डिक्शनरी या रिसोर्स शीट बिल्ड होती चली जाएगी। स्टूडेंट्स, हमने प्रैक्टिकली तीनों जो प्रीरिक्विजिट्स थे रिसोर्सेज के वो भी करके देख लिए, और हमने 2-3 रिसोर्स क्रिएट करके भी देख लिए। ठीक हो गया। नाउ कमिंग बैक टू स्लाइड्स, स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल व्हाट वी हैव गॉट फॉर टुडे। आज हमने इतनी बातचीत करनी थी। नाउ हम लोग देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें की, और थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं, सो दैट कि बिफोर यू लीव द क्लास आपको ये चीज़ आपको ज़ेहनशी हो जाए। तो जो सबसे पहली चीज़ हमने देखी थी वो ये देखी थी कि हमारे पास जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर था, उसको हमने कहा था कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल मैनेजर होना चाहिए। और यहाँ पे हमने ये बात की थी, हमने कहा था यार कि आप सपोज कीजिए कि हमारे पास जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ है उसका एक जिम्मेदार शख्स होता है, और ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ बेसिकली एक वर्क पैकेज के अंडर ही आ रही होती हैं। इसलिए हम एक WBS के अंदर वर्क पैकेज का रिस्पॉन्सिबल मैनेजर क्रिएट कर देते हैं। सो हमने क्या किया, हम लोग WBS मोड में गए और वहाँ जाके हमने WBS का एक जो हमारा वर्क पैकेज था उसको सेलेक्ट किया, और हमने एक कॉलम इंसर्ट किया रिस्पॉन्सिबल मैनेजर का। रिस्पॉन्सिबल मैनेजर का हमने कॉलम इंसर्ट किया तो हमने वहाँ पे उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर था वो सेलेक्ट कर लिया। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो चीज़ हमने की दैट वाज एक्टिविटी कोड्स, और हमने कहा कि अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ की सेग्रीगेशन, की क्लासिफिकेशन, की बाइफर्केशन चाहें किसी भी स्पेसिफिक चीज़ पे बेस्ड, सपोज करें साइट बेस्ड, डिवीजन बेस्ड, लोकेशन बेस्ड, डिपार्टमेंट बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड, नेशन बेस्ड, जैसे भी करना चाहें हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक्टिविटी कोड्स क्रिएट करने पड़ेंगे, एंड दीज एक्टिविटी कोड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्टिविटी आईडीज। सो उसको कंफ्यूज नहीं करना आपने। इन एक्टिविटी कोड्स हम क्या करते हैं कि पहले वी क्रिएट एक्टिविटी कोड। सबसे पहले हम एक्टिविटी कोड का नाम बताते हैं, सपोज इट इज डिवीजन, एंड देन वी ऐड डिवीजन अंडर इट।
कि हमारे पास कौन कौन सी डिविजन्स अवेलेबल हैं। वंस आपके पास डिविजन्स ऐड हो गई, देन आपने क्या किया कि आप आगे एक्टिविटीज़ पे और किसी एक्टिविटी को सिलेक्ट करके बॉटम लेआउट में कोड्स के टैब में आपने असाइन कर दिया जो कोड आप उसको असाइन करना चाहते हैं। तो इस तरह से कोड असाइन हो गया एक एक्टिविटी को, और उसके बाद आप इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट स्पेसिफिक थिंग। स्टूडेंट, उसके बाद क्या हुआ कि जो नेक्स्ट चीज़ इसके बाद हमने देखी वो क्या थी, दैट वाज रिगार्डिंग कि हमारे रिसोर्सेज। हम लोग रिसोर्सेज पे आए और हमने कहा कि 3 प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि होना ज़रूरी हैं बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रिसोर्सेज। और वो 3 प्री रिक्विजिट्स क्या थे? सबसे पहला प्री रिक्विजिट था कि आप ये बताइए कि आपका जो रिसोर्स है उसको जो भी अमाउंट पे होगी उसकी करेंसी क्या होगी। सो आपने क्या किया कि आपने PKR सर्च किया, आपको PKR नहीं मिला, आप गए आपने करेंसी से PKR ऐड किया और ऐड करने के बाद वापस आए यूज़र प्रेफरेंसेस में और PKR को सेलेक्ट किया एज अ डिफ़ॉल्ट करेंसी। देन एज अ नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स हमने ये किया कि हमने कॉस्टिंग यूनिट सेलेक्ट किया और हमने कॉस्टिंग यूनिट में कहा कि यार अमाउंट पर डे करके होगा या पर आवर करके होगा। और उसके लिए हमने क्या किया कि हमने प्रोजेक्ट मोड में गए, प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया और बॉटम लेआउट में कैलकुलेशंस के टैब में चले गए। कैलकुलेशंस के टैब में हमारे पास ऑप्शन था, वहाँ पे हमने इसको सेट किया। सेट करने के बाद जो तीसरी चीज़ हमने करनी थी, जो थर्ड थिंग थी, दैट वाज कि हमारा जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स हैं वो ऐड हो जाए सिस्टम में। सो हम आए, हमने एडमिन में जाके एडमिन कैटेगरीज में गए और यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स जो जो रिक्वायर्ड थे वो वहाँ पे ऐड कर दिए। उनका हमने नाम लिखा और उनका हमने शॉर्ट फॉर्मेट लिखा। स्टूडेंट्स, once done with this basic thing, then we move to resource dictionary और हमने 2 तरह के सैम्पल रिसोर्सेज ऐड करके देखे और विज़ार्ड के थ्रू हमने उनको ऐड किया। हमने देखा कि इस तरह से हमारा रिसोर्स ऐड किया जाता है। रिसोर्सेज के अंदर हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी कि ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमवेरा लेबर की कैटेगरी में डील करता है, जो मशीनरी और इक्विपमेंट है उसको प्राइमवेरा आपका नॉन लेबर की उसमें कैटेगरी में डील करता है। एंड फाइनली जो कंज्यूमर सप्लाईज हैं उन्हें मटेरियल की कैटेगरी में यूज़ करता है। इफ़ यू विल सेलेक्ट मटेरियल तो आपसे पूछेगा इस मटेरियल का यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताएं, और अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट वहाँ मौजूद नहीं है देन यू हैव टू गो टू एडमिन एंड एडमिन कैटेगरीज एंड यू हैव टू ऐड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड देन कम अगेन टू ऐड दैट रिसोर्स। सो स्टूडेंट, दिस इज हाउ थिंग्स आर। और ये चीज़ें हमने आज के लेक्चर में देखी। आज के लेक्चर में हमारे पास यही चीज़ें इंक्लूडेड हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजर की जो स्किल्स होती हैं उनमें निगोशिएशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल है। आपको निगोशिएट करना आना चाहिए। निगोशिएशन इज़ नॉट जस्ट निगोशिएशन, इट्स अ सब्जेक्ट। सो जाइए नेट पे जाके या किसी बुक में निगोशिएशन टेक्निक्स पढ़िए और ज़रूर समझिए कि क्या क्या निगोशिएशन टेक्निक्स होती हैं, सो दैट व्हेन यू गो टू द मार्केट तो आप प्रॉपर निगोशिएशंस पे को अप्लाई कर सकें सिचुएशन के हिसाब से। स्टूडेंट्स, इन रिमार्क्स के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।